एग्जाम पंचायत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे और लगभग यह टॉपिक ख़त्म होने के अंतिम चरण पे है और संभवतः आज ही क्लास ख़त्म हो जाएगी और नहीं तो एक और वीडियो बन सकती है जो बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो उसमें होकर और नेक्स्ट वीडियो में क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि किसी भी प्रकार की समस्या आपको आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पंचायत पर जाकर आप किसी भी प्रकार के डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। मैं हर संभव आपके डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा और आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक से जितना मैंने पढ़ाया और आपको लगता है कि कहीं पर कुछ दिक्कत हो रही हो तो हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जिसका नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम पंचायत। आप वहाँ जाइए, जुड़िए और हमसे आप क्वेश्चन पूछिए। जो भी समस्या आ रही है उस टॉपिक से रिलेटेड आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सप्ताह में 7 दिन 24 घंटा आपकी सेवा में मैं रहूँगा। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में भी बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। जब तक आप कमेंट के जरिए आप नहीं बताइएगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि मेरी क्लास कैसी चल रही है, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है और इसमें क्या ऐड करनी है। दोस्तों, आज मैंने सुबह में एक इस टॉपिक से रिलेटेड, भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड MCQ स्टार्ट कर दिया है। आप जाइए, वीडियो देखिए, MCQ कीजिए और तब बताइए कि जो मैंने पढ़ाया उस बुक से मैंने जितना टॉपिक पढ़ा है मेरे नोट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन ही, यदि 100 क्वेश्चन है तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ही मेरे नोट से बाहर होंगे, बाकी मेरे नोट सही होंगे। तो चलिए इन सब बातों को रखते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग माउंटबेटन योजना पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले क्लास में थोड़ा सा हाईलाइट्स दिया था कि माउंटबेटन योजना क्या था, क्यों आया, किस लिए आया। तो चलिए आज इसके बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि माउंटबेटन योजना क्या थी। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि एक डेट आती है 24 मार्च 1947। इस डेट को भारत का वायसराय गवर्नर बनकर माउंटबेटन आते हैं, जो इससे पहले जो वायसराय थे वो थे वेवेल थे। तो माउंटबेटन एक्चुअली में है क्या? तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेवेल के द्वारा राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है और मुस्लिम लीग की उपेक्षा की जाती है, जिसे रुष्ट होकर आपको पता होगा कि 16 अगस्त एक डेट आती है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग विरोध में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है। जिसके इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में मनाने का कारण यह था कि अंतरिम सरकार का विरोध करना और जो ब्रिटिश की नीति थी उसका खुलकर विरोध करना था। और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि भारत में सांप्रदायिक आधार पर दंगे शुरू हो जाते हैं। बहुत भीषण दंगा होता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दिन काफ़ी दंगे होते हैं। इतने दंगे होते हैं कि कत्लेआम हो जाता है, खासकर बंगाल के रीजन में और पंजाब के रीजन में कत्लेआम हो जाता है। बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। किस लिए? कि बस एक कारण था कि मुस्लिम लीग को जो सांप्रदायिक आधार पर अलग देश की मांग जो उन्होंने किया था वो मंजूर नहीं किया गया था। इस कारण बहुत सारे दंगे हुए, खासकर बंगाल में हुए और पंजाब में। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो मतलब कि अंतरिम सरकार बनने के बाद जो दंगे होते हैं लगभग 5 से 6 लाख लोग की मृत्यु होती है। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 5 से 6 लाख। यदि 1 से 2 मर जाते हैं तो इतनी बड़ी बात है, और यहाँ तो 5 से 6 लाख लोग की हत्या कर दी जाती है बंगाल और पंजाब के क्षेत्र में। तो इन सब चीज़ को देखते हुए बस एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अब भारत में एकता स्थापित करना संभव नहीं था और जो भारत एकता का पर्याय थी वो खंडित हो चुकी थी।
तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए जो थे माउंटबेटन थे वो जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं और इन सब मुद्दों पे चर्चा करते हैं और जो भारतीय नेता हैं उनसे भी चर्चा करते हैं। तो अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है? यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत की एकता को स्थापित नहीं किया जा सकता है, अंततः भारत का विभाजन सुनिश्चित हो जाता है। तो इन सब कारणों से ये माउंटबेटन योजना संबंधित है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है माउंटबेटन योजना। तो आपको पता होगा कि अब वेवेल की जगह माउंटबेटन वायसराय बन के आ जाते हैं। दूसरी बात कि जो ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटेन के जो पीएम थे क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन के पीएम थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने कहा 24 मार्च 1946 को, शायद यही डेट है, हाँ शायद यही डेट है, मुझे जैसे याद आएगा मैं कंफर्म होऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। 24 मार्च 1946 को घोषणा करते हैं कि भारत को 30 जून से पहले स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो स्वतंत्रता की बात आई तो ये घोषणा सुनते ही मुस्लिम लीग और उग्र हो गए, बहुत जगहों पर सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट हो गए। तो उस सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट हो गए और इसी कारण बहुत लोग मारे गए। तो इन्हीं सब कारणों से जब माउंटबेटन आते हैं वो भारतीय राजनेताओं से बात करते हैं और उनसे जो निष्कर्ष निकलता है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में रखते हैं। और जब वहाँ से हाउस ऑफ कॉमन्स में पास होती है तो एक जो माउंटबेटन योजना रखी जाती है, जिसमें क्या था कि संप्रदाय के आधार पर 2 राष्ट्र के निर्माण की बात कही गई थी, जो एक था भारत और एक था पाकिस्तान। तो जब माउंटबेटन योजना जब आती है तो उस आधार पे आता है भारत शासन अधिनियम। और दूसरी बात कि जैसे ही माउंटबेटन द्वारा दो राष्ट्र की घोषणा की जाती है तो खासकर महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद इनका खास विरोध करते हैं। तो विरोध करने का कारण क्या था? वे दोनों नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। और जैसा कि जो सांप्रदायिक दंगा हो रहे थे, इसके कारण बंगाल में खुद महात्मा गांधी को जाकर दंगा को शांत करवाना पड़ा और अंततः उन्हें भी मानना पड़ा कि अब देश में एकता स्थापित नहीं की जा सकती। वो गांधी जो देश की एकता और अखंडता पर विश्वास रखते थे, आज वही गांधी देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए नहीं रख पाए। तो अब देश का विभाजन सुनिश्चित था। तो चलिए, तो ये हो गया, हाईलाइट हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, तो माउंटबेटन योजना को हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो माउंटबेटन योजना क्या है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो माउंटबेटन कब बन के आते हैं भारत में? भारत में कब बन के आते हैं वायसराय? तो 24 मार्च 1947 को भारत के वायसराय बन के आते हैं। तो वायसराय बन के आते हैं और वे भारतीयों से बात करते हैं। भारतीय जो कि वर्तमान में जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के कारण जो देश में दंगे होते हैं, काफ़ी जगह दंगा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण असंख्य लोग मारे जाते हैं। तो इन सब बातों से जो भारतीय जो परिप्रेक्ष्य में जो नेता थे, चाहे वो मुस्लिम लीग के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, उन लोगों से बात करते हैं। और जो बात से जो निष्कर्ष निकलता है तो वो निष्कर्ष लेकर चले जाते हैं ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जाकर वो ब्रिटेन पीएम एटली के सामने रखते हैं और एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में रखते हैं, कॉमन्स में रखते हैं। और वहाँ से जो निष्कर्ष निकल के आता है वही माउंटबेटन योजना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे 3 जून योजना भी कहते हैं। इसे मतलब मन को बांटने वाला योजना भी कहते हैं, क्योंकि इससे देश का विभाजन हो रहा था। और तीसरा, इसे बाल्कन
योजना भी कहते हैं। तो जैसे ही वो जैसे ही देश की विभाजन की बात आती है तो इसका विरोध, देश विभाजन का विरोध दो लोग करते हैं। एक है महात्मा गांधी और दूसरा थे अबुल कलाम आजाद। ये दो व्यक्तियों द्वारा विरोध किया जाता है कि भारत की विभाजन ना हो। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन आ जाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला क्वेश्चन इससे बनेगा कि माउंटबेटन योजना को और क्या कहा जाता है। तो ये 3 जून का योजना भी बोला जाता है, फिर मनबटन योजना भी कहा जाता है और बाल्कन योजना भी कहा जाता है। दूसरा कि जब भारत के बंटवारे की बात आती है तो बंटवारा का विरोध किनके द्वारा किया जाता है। तो एक तो हो जाएंगे महात्मा गांधी और दूसरा हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा विरोध किया जाता है। तो ये हो गए। लेकिन विरोध तो किया जाता है, लेकिन इतने सांप्रदायिक दंगा शुरू हो जाते हैं तो इन दोनों ने समझ लिया कि अब देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना असंभव है। अंततः ये दोनों भी विभाजन का समर्थन करते हैं। तो समर्थन होगा तो कैसे समर्थन किया जाएगा। तो कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन होता है। कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाता है। तो इनकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी के द्वारा किया जाता है। और इसमें प्रस्ताव किनके द्वारा दिया जाता है। तो जो भारत बंटवारे का इसमें जो प्रस्ताव किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्ताव क्या था, भारत विभाजन का प्रस्ताव, भारत विभाजन का प्रस्ताव। तो ये प्रस्ताव किनके द्वारा दिया जाता है। तो ये भारत विभाजन का प्रस्ताव किनके द्वारा दिया जाता है, अनुमोदित किया जाता है। तो ये प्रस्ताव दिया जाता है GB पंत द्वारा। GB पंत द्वारा यह प्रस्ताव इस अधिवेशन में रखा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत का विभाजन की बात जो कही गई थी, इसका प्रस्ताव किनके द्वारा रखा गया। तो GB पंत द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, एक और क्वेश्चन बन सकता है, प्रस्ताव होगा तो यदि अधिवेशन हो रहा है तो इसमें लोगों समूह है, सबका विचार जानने की जरूरी है। तो कुछ लोग समर्थन करेंगे और कुछ लोग विरोध करेंगे। तो समर्थन कौन करेंगे। तो समर्थन में आ जाइए। तो समर्थन में पंडित नेहरू करेंगे समर्थन, दूसरा सरदार पटेल करेंगे समर्थन, और तीसरा कौन करेंगे, ये तीसरा अबुल कलाम आज़ाद करेंगे। अबुल कलाम आज़ाद इनका मतलब भारत बंटवारे का समर्थन करेंगे। वही विरोध कौन करेंगे। तो विरोध में यहाँ पे विरोध में लिख देता हूँ। तो विरोध में कौन मत करेंगे, इनके विरोध में, भारत विभाजन के विरोध में मत कौन करेंगे। तो एक है पंजाब के डॉक्टर किचलू करेंगे। तो बस एक नाम जो फेमस है आप लोग याद रखिए, डॉक्टर किचलू करेंगे। दूसरा नाम है सीमांत गांधी। किसे बोलते हैं आप लोग कमेंट में कीजिएगा। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान करेंगे। तो मैंने अभी तक बताया कि माउंटबेटन योजना को क्या बोलते हैं। तो माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना भी कहते हैं, मनबटन योजना भी कहते हैं, बाल्कन योजना भी कहते हैं। और जब सांप्रदायिक दंगा अधिक हो जाता है तो अंततः महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद अपना हथियार डाल देते हैं। वो
अब वो समझ जाते हैं कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाना संभव नहीं है। तो इस बात को लेकर कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन होता है, जिनकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी करते हैं, और भारत विभाजन का अनुमोदन किनके द्वारा होता है, तो GB पंत, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा वो अनुमोदित किया जाता है। इनमें समर्थन कौन करते थे? पंडित नेहरू करते हैं, अबुल कलाम आज़ाद करते हैं, सरदार पटेल करते हैं। और वही भारत विभाजन के विरोध में मत कौन डालते हैं? तो डॉक्टर किसलू डालते हैं, और सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार करते हैं। तो दोस्तों चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक को पूरा ख़त्म कर दूं, तो इसलिए फटाफट मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आप लोग स्टार्ट लीजिए। तो एक इसमें टॉपिक है कि कांग्रेस का अधिवेशन कब होता है। तो कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन कब होता है? तो ये होता है 14 जून, ये होता है 14 जून 1947 का होगा। और इसी अधिवेशन में जो निष्कर्ष निकलता है तो 4 जून को मतलब क्लीमेंट एटली द्वारा ये घोषित किया जाए कि भारत के 2 विभाजन होगा। तो आप लोग इसे नोट कीजिए फटाफट। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आप लोग इधर नोट कीजिए। तो मैंने अभी तक पढ़ाया माउंटबेटन योजना के बारे में, क्यों किस लिए आया था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि माउंटबेटन योजना के बाद क्या होता है। तो जो माउंटबेटन योजना जब माउंटबेटन जाते हैं और जो अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं, तो उस योजना को क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली 14 जून को दिल्ली के अधिवेशन में से प्रस्ताव पारित किया जाता है। और ये 4 है, तो ये 4 जुलाई 1947 को पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव रखते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव रखते हैं। जब हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्ताव रखा जाता है। और जब दोनों जगह से प्रस्ताव पारित हो जाती है तो एक डेट आता है, वो आता है 18 जुलाई। तो एक डेट आता है 18 जुलाई 1947 को, यह मतलब वहाँ का राजकीय स्वीकृति मिल जाती है कि अब भारत के विभाजन सुनिश्चित होगा। तो कब होता है तो मैं लिख ही देता हूँ, ये वैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ। तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश राजशाही की स्वीकृति प्रदान हो जाती है तो हो गई। तो इसके बाद क्या होता है तब जैसे होता है तो इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है। तो जैसे पास होती है तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे अब कि क्या है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस वही 2 देश का निर्माण होगा, यही सब कुछ तथ्य हैं इसमें। बस आप लोग ध्यान रखिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के दृष्टिकोण से उतने ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये लास्ट अधिनियम है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो मैंने हाईलाइट दे दिया है कि ये कैसे आती है। तो भारत जो ब्रिटिश पीएम एटली द्वारा 4 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक अधिनियम रखा जाता है। जो कौन सा अधिनियम होता है, वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम। वो किस आधार पे होता है, माउंटबेटन योजना के आधार पे ये अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है, जिसे 18 जून 1947 को राजशाही स्वीकृति मिल जाती है। तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है। तो उसमें प्रमुख पॉइंट क्या थे आप देखिए
इसमें भारत का विभाजन, दो राष्ट्र का निर्माण, दो नए राष्ट्र का निर्माण। तो दो नए राष्ट्र में कौन कौन होंगे? तो एक हो जाएंगे भारत, एक हो जाएंगे नल्ला पाकिस्तान। एक हो जाएगा भारत और दूसरा, मैं नल्ला ही बोलूँगा, पाकिस्तान को आप लोग समझ जाइए कि पाकिस्तान, दूसरा नल्ला पाकिस्तान। तो ये हो जाएगा। तो और दोनों में दो राष्ट्र का निर्माण होगा, तो दोनों में भी दोनों में गवर्नर जनरल और पीएम होंगे। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत के गवर्नर जनरल कौन बनेंगे और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बनेंगे। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ कि भारत के जो गवर्नर जनरल बनेंगे वो हो जाएंगे माउंट बेटन खुद ही रहेंगे, और पीएम कौन बनेंगे? तो जवाहरलाल नेहरू। दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बन जाएंगे? गवर्नर जनरल कौन बन जाएंगे? तो मोहम्मद अली जिन्ना बन जाएंगे। दूसरा पीएम कौन बन जाएंगे? लियाकत अली खान पीएम बन जाएंगे। तो ये दो पॉइंट हो जाएगी। और जब दो नए राष्ट्र बनेंगे तो उसका परिसीमन भी होगा। तो परिसीमन किनके द्वारा किया जाएगा? परिसीमन किनके द्वारा हो, अर्थात सीमा का निर्धारण किनके द्वारा किया जाएगा? तो ये जो सीमा आयोग बनेंगे, उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? रेड क्लिफ। आप लोग रेड क्लिफ, तो आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेड क्लिफ। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिफ उसको बोलते हैं। सीमा को क्या बोलते हैं? तो रेड क्लिफ सीमा बोलते हैं। तो लोग याद रखिएगा। तो कितना आदमी लोग बोलते हैं कि यदि मतलब बहुत सारे स्टोरी जिन्हें जानकारी की अभाव होती है वो कहते हैं कि गांधी जी के कारण देश का बंटवारा। भाई गांधी जी इसमें कोई लेना देना नहीं है। गांधी जी एक्चुअल में वो चाहते थे कि देश का बंटवारा ना हो, लेकिन उन्होंने देखा कि जिस तरह सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, 5 से 6 लाख लोगों की हत्या कर दी गई है, तो उस स्थिति में क्या कुछ करेगा कि चलो ठीक है बंटवारा ही कर दो, तभी क्योंकि देश को शांति की ओर ले जाना था। और यदि बंटवारा नहीं होती तो कितने लोग मरते ये गिनना मुश्किल था। जितना 1857 की क्रांति में नहीं मरे उतना देश के विभाजन में मरे। तो ये तथ्य थे। लेकिन लोग बहुत गांधी जी को बहुत कुछ बोलते हैं गांधी जी के कारण वो हत्या कर दी, कि गांधी जी के कारण देश का बंटवारा हुआ। ये सब कुछ नहीं है। जानकारी रखिए, सही जानकारी रखिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। आधा अधूरा जानकारी मत रखिए और गांधी जी को कुछ मत बोलिए। गांधी जी जैसा कोई बन जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। मैं गांधी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जानकारी रखिए तब कुछ बोलिए। तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो राष्ट्रकुल की राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, जो इंग्लिश में कॉमनवेल्थ। तो राष्ट्रकुल और राष्ट्रमंडल के जो सदस्य बन भी सकते हैं और उसे सदस्य नहीं, मतलब उसे सदस्य बाहर भी हो सकते हैं। ये इसमें कहा गया था। तो ये कुछ खास नहीं है, 2-3 पॉइंट आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उसको फटाफट नोट कर लीजिए। और इसमें एक और चीज़ है कि एक और था, भारत मंत्री पद समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, भारत मंत्री पद की समाप्ति कर दी जाती। तो ये 2-4 पॉइंट है, कुछ खास नहीं है भारत शासन अधिनियम में। तो आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसकी मतलब कि हमने आपको एक पढ़ाया था कि एक 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन होता है, और दूसरा कि
जब वो मुस्लिम लीग सम्मिलित रहती है तब एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें 15 सदस्यीय वो अंतरिम सरकार होती है। अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भारत का विभाजन हो चुका है, 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त को भारत और 14 को पाकिस्तान बनता है। तो अब उसके बाद जो एक अंतरिम सरकार बनेगी दूसरी बार, तो उस अंतरिम सरकार में कौन कौन है ये सब हम लोग पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा फिर से इसको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो भारत अधिनियम 1947 आता है, कैसे आता है, तो ब्रिटिश पीएम एटली 4 जुलाई 1947 को एक माउंटबेटन योजना का आधारित प्रस्ताव हाउस ऑफ कॉमन्स में रखता है। पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में पास होता है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास होता है, और फाइनली 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश राजशाही की मुहर लग जाती है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा। इस आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बोलते हैं। और ये आता है, इसमें क्या था, भारत का विभाजन होगा, 2 नए राष्ट्र बनेंगे, एक भारत एक नल्ला बनेगा। तो और भारत का कौन होंगे यदि गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन होंगे, पीएम कौन होंगे, तो पंडित नेहरू होंगे। नल्ला का कौन जनरल होगा, तो जिन्ना होगा और लियाकत होगा। तो ये 2 होंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा रूडली बात कर रहा हूँ, आप लोग अपने जीवन में इसे मत उतारिएगा, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन क्या करें, खुन्ना से अंदर तो निकल जाता है। तो एक उसके बाद एक परिसीमन आयोग का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष रेडक्लिफ होते हैं। तीसरा होता है, दोनों देश को यह पावर दी जाती है कि वो राष्ट्रमंडल राष्ट्रकुल के सदस्य बन सकते हैं और अपनी स्वेच्छा से वो उससे बाहर भी हो सकते हैं। चौथा है, भारत मंत्री पद की समाप्ति कर दी जाती है। तो चलिए आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम सरकार। तो अब हम लोग पहले इसे मिटा देता हूं। अब फिर से एक अंतरिम सरकार का गठन होगा, क्योंकि अंतरिम सरकार जरूरी है देश को चलाने के लिए। और सरकार का क्या काम होता है, तो देश के प्रशासन, नीति, कैसे देश चलेगी, इन सब का भी ख्याल रखना था। तो इन सब चीज़ को देखते हुए फिर से एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। तो आपसे क्वेश्चन इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और अंतरिम सरकार से खासकर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और यहीं पर लड़का लोग फंसता है। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता पश्चात अंतरिम सरकार का गठन। स्वतंत्रता पश्चात अंतरिम सरकार का, इतने कीड़े उड़ रहे हैं कि पढ़ाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन देखिए मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी अपना 100% दीजिएगा। बस एक ही सोच, आप लोगों को चूहा की तरह ज़मीन नहीं खोदना है, आसमान को फाड़ना है। ये अंदर वो बैठा कर रख लीजिए, आप लोगों को चूहा की तरह ज़मीन न खोद कर आसमान को फाड़ना है। इसलिए देख रहे हैं मैं तो पूरा पसीना से भीग गया हूँ। इस गर्मी में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप किस तरह पढ़ रहे हैं और कि अपना और रिजल्ट देना है इस बार, क्योंकि पड़ोसी को बताना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। नहीं तो पड़ोसी आपसे पूछते रहेंगे, बेटा क्या हो रहा है, बेटा क्या कर रहे हो, यही सब सुनने को मिलता रहेगा। तो दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि सिलेक्शन इस बार लेना है। 2213 पद है, काफ़ी पद है, और यदि आप लोग चाह लेंगे तो दिल्ली दूर नहीं है। तो कहने का मतलब नहीं है कि दिल्ली चले जाइए, कहने का मतलब यह है कि सफलता आपके करीब है, लेकिन आपको निश्चय करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतरिम सरकार का गठन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले कितने थे, जब प्रांतीय और देशी रियासत को मिलाकर जब अंतरिम सरकार का गठन होता है तो उसमें टोटल कितने होते हैं, तो 389 होते हैं। और ब्रिटिश प्रांत से कितने आते हैं, 296 आते हैं। और 93 कहाँ से आते हैं, तो 93 देशी रियासत से आते हैं। तो जब बंटवारा होगी तो इसमें भी कमी होगी। निश्चित है कि यदि बंटवारा होगी तो इसमें भी कमी होगी। तो क्या कमी होगी, तो हम लोग देखते हैं। जो 389 है तो टोटल हो जाएंगे 299, 296 की जगह 229 हो जाएंगे, और ये 70 हो जाते हैं। तो इतने हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि 389 की जगह जब ब्रिटिश बंटवारा होती है तो 389 की जगह 299 हो जाते हैं, और
जो 296 ब्रिटिश प्रांत होते हैं, तो ब्रिटिश प्रांत से आए प्रतिनिधियों की संख्या 299 हो जाती है। जो देशी रियासत 93 सदस्यों की संख्या 93 थी, अब वो 70 हो जाती है। तो याद रखिए कुल सदस्य बंटवारे के बाद कितने हो जाते हैं प्रतिनिधि, 299 हो जाते हैं। तो ये हो गई हाईलाइट। तो आप लोग याद रखिएगा बंटवारे के बाद प्रतिनिधियों की संख्या क्या हो जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएंगे कुल प्रतिनिधि, ये कुल प्रतिनिधि हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ब्रिटिश प्रांत से, ये हो जाएंगे ब्रिटिश प्रांत से, और ये हो जाएंगे देसी रियासत से, ये हो जाएंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और इधर मैं चल रहा हूँ कि अंतिम सरकार का गठन अब करते हैं। तो पहले प्रमुख व्यक्तियों का नाम लिख लेते हैं, उसी के अनुसार मैं, और इसमें से कितना आप लोग बहुत लोगों को आप लोग जानते हैं, इसलिए याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा माउंटबेटन, तो इस जो सबसे पहले हो जाएंगे, तो हो जाएंगे कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष चक्रवर्ती। इतनी गर्मी पड़ रही है, पसीना पोंछते पोंछते हालत खराब है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये हो जाएंगे। दूसरा है पंडित नेहरू। तो मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ, आप लोग सुनकर लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत आज ख़त्म करने हैं और सारे डिटेल्स में पढ़ाने हैं। तीसरा हो जाएंगे सरदार पटेल। चौथा हो जाएंगे राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगे। पांचवा हो जाएंगे जॉन मेथाई हो जाएंगे। छठा हो जाएंगे बलदेव सिंह हो जाएंगे। सातवां हो जाएंगे कि सातवां कौन हो जाएंगे बाबू जगजीवन राम। आठवां हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नौवां हो जाएंगे CH भाभा। 10वां हो जाएंगे, ये हो गए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो गए, पंडित नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, राजकुमारी अमृत कौर हो गई, जॉन मैथाई हो गए, बलदेव सिंह होंगे, बाबू जगजीवन राम हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, CH भाभा हो गए। अब हो जाएंगे 10वां श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 11वां कौन हो जाएंगे बलदेव सिंह हो गए, बाबू जगजीवन राम हो गए, CH भाभा हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, और एक हो जाएंगे AB गॉडविल हो जाएंगे। ये हो गए AB गॉडविल हो जाएंगे, बाबू जगजीवन राम हो गए, डॉक्टर राजेंद्र CH भाभा हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, ये हो गए। अब एक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो एक हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। मैं लिखते चलता हूँ, जैसे जैसे याद आएंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष। मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोलूंगा आप लोग, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग खुद नोट कर लीजिएगा। पंडित नेहरू उपाध्यक्ष हो गए, PM हो गए। तीसरा हो जाएंगे विदेशी मामला के मंत्री हो जाएंगे। अब देखते हैं राजकुमारी अमृत कौर क्या हो जाएंगी, स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगी। रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रक्षा मंत्री, हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, शिक्षा विभाग इनको दिया जाएगा। कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे,
डॉक्टर कृषि एवं खाद्य उनको दिया जाता है। रेल मंत्री हो जाएंगे जॉन मैथाई हो जाएंगे। तो हो गया सरदार ये हो गए चक्रवर्ती राजगोपाल पंडित नेहरू, ये हो जाएंगे सरदार पटेल हो जाएंगे। तो सरदार पटेल हो जाएंगे, जो सरदार पटेल हो जाएंगे गृह सूचना एवं प्रसारण। बहुत कीड़ा तो आज परेशान करके रख दिया है, इतना कीड़ा उड़ रहा है कि जिस कारण पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं अब घबराइए मत, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आप लोग घबराइए मत। तो हो जाएंगे। अब बाबू जगजीवन राम, तो बाबू जगजीवन राम क्या हो जाएंगे? तो श्रम मंत्री हो जाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या हो जाएंगे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री हो जाएंगे। तो हो जाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री हो जाएंगे। ए.बी. गाडगिल क्या हो जाएंगे? तो ए.बी. गाडगिल कार्य खनन ऊर्जा मंत्री हो जाएंगे। तो कार्य खनन एवं ऊर्जा हो जाए, इनको दिया जाएगा। और सी.एच. भाभा क्या हो जाएंगे? तो जो सी.एच. भाभा हो जाएंगे आपको संचार मंत्री हो जाएंगे, दूरसंचार मंत्री हो जाएंगे, संचार मंत्री। अब छूटते हैं 3 लोगों का नाम। अब पकड़ना है कि 3 लोग कौन कौन है। तो हो गए, पहला होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो गए, फिर हो गए पंडित नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, एक हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद आ गया। 13वां होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये क्या हो जाएंगे? विधि। दोस्तों मैं चाह रहा था कि मैं बगल में लिख दूं, जिस कारण आप लोगों को जल्दी टाइम बचत हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का ये था कि चलो सर पहले लिख देते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं आपके टाइम बचाने के लिए मैं बगल में लिख देता था। लेकिन आप लोगों को चलो एक टेलीग्राम पर मैसेज आया, तो चलो कोई नहीं, टाइम यदि जाता है तो आप ही का जाया होगा, हमारी तो होगा नहीं। चलिए 13 हो गए डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, और एक हो गए। तो एक यहाँ पे आप 14 में हो जाएंगे, किदवई साहब। तो रफ़ी अहमद किदवई चौथा हो जाएंगे। 114 रफ़ी अहमद किदवई हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? संचार मंत्री हो जाएंगे, संचार मंत्री। तो मैंने अभी बताया आपको, बाबू जगजीवन श्रम मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि संसाधन मंत्री, सी.एच. भाभा हो जाएंगे वाणिज्य मंत्री। मैं गलत लिख दिया था, सी.एच. भाभा हो जाएंगे वाणिज्य, क्योंकि यहाँ पे तो रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री है, तो ये हो जाएंगे वाणिज्य हो जाएंगे। और एक बच रहा है, एक कौन बच रहे हैं पता नहीं, तो एक बच रहे हैं, कौन हो जाएंगे? तो याद तो मैं हो गए ये सुरक्षा मंत्री हो गए, चक्रवर्ती हो जाएंगे, कार्यकाल में पंडित नेहरू हो जाएंगे, उपाध्यक्ष सरदार पटेल, गृह सूचना प्रसारण मंत्री राजकुमार, अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जमनेश्वर बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री, सी.एच. भाभा वाणिज्य मंत्री हो जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग आपूर्ति मंत्री, ए.बी. गाडगिल हो जाएंगे कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा शिक्षा मंत्री, डॉक्टर भीमराव विधि मंत्री हो जाए, रफ़ी अहमद किदवई हो गए संचार मंत्री। तो एक छूट रहे हैं, कौन सा छूट रहे हैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। एक हो जाएंगे, क्या छूट रहे हैं इसमें? हाँ याद आ गया, वित्त मंत्री षडमुख चट्टी, आर.के. षडमुख चट्टी। तो ये हो गए 15 का 15। तो आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिए। तो उसको लिखिए कि आर.के. षडमुख चट्टी होते हैं। तो ये हो गए आपके एक चीज़।
तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये आप लोगों को लिखवा दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, अब हम लोग चलते हैं। तो भारत का संविधान का निर्माण क्या था वो लोग हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसे तब तक इधर नोट कीजिए, मैं इधर लिख रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं एक साथ मिटाऊंगा तो टाइम काफ़ी ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं संविधान का निर्माण। तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर साइड में लिख देता हूँ 15वां वित्त आर के षडमुख चिट्टी से चट्टी याद रखिएगा। तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं इधर नेक्स्ट। तो संविधान का निर्माण, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वो कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। फिर कब होती है, तो पहले 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो मैंने बताया कि विभिन्न बुक में कहीं पर 207, 208, कहीं 209 लिखा जाता है, कहीं 211, वो आप ऑप्शन के हिसाब से लिख लीजिएगा। और इसी में जो पहली बैठक होती है, तो जो कब होती है, तो वो होती है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो इसमें क्या होता है, तो अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव होता है। वो किससे प्रेरित था, तो फ्रांस से प्रेरित था। और किसे किसे अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और इसमें मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार करते हैं। ये मूली बहिष्कार करती है, मूली द्वारा बहिष्कार किया जाता है। फिर कब होता है, तो फिर 11 दिसंबर 1946 को होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है अस्थाई अध्यक्ष। और इसमें क्या होता है, बी.एन. राव को संविधान सलाहकार नियुक्त किया जाता है। और तीसरी बैठक कब होती है, तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा का सम्मुख रखा जाता है, जो प्रस्तावना का आधार बनता है और आगे चल के यही प्रस्तावना का रूप ले लेता है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। तो ये कब पास होती है, तो यह पास होती है 22 जनवरी 1947 को यह पास हो जाती है। तो जैसे ही पास होती है तो क्या होगी, तो कुछ समिति का निर्माण होगा। तो उसको समिति का जैसे ही पास होगी तो कुछ समिति का निर्माण होगा। तो समिति किस टाइप का होगा, तो प्रक्रिया संबंधी समिति होगी और विषय संबंधी समिति होगी। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, तब तक आप लोग इधर नोट कीजिए। तो 2 प्रक्रिया संबंधी समिति बनाया जाता है और विषय संबंधी समिति का निर्माण किया जाता है। तो आप लोग उधर तक नोट कीजिए जो मैं बता रहा हूं। तो जैसे ही वो उधर पास होता है तो 2 समिति समितियां, तो एक होता है
क्रिया संबंधी समिति, और दूसरा होता है विषय संबंधी, दूसरा होता है विषय संबंधी समिति। तो दो समिति का गठन होता है, एक प्रक्रिया संबंधी समिति होती है और दूसरा विषय संबंधी समिति होती है। इस समिति के दोनों के अंदर विभिन्न प्रकार के और समितियों का निर्माण किया जाएगा, जिसके आधार पर संविधान का निर्माण होगा। हर समिति में अलग अलग सदस्य, जैसे प्रारूप समिति हो जाएंगी, संघ विषयक समिति हो जाएंगी, इसमें अनेक सदस्य होंगे और उन सदस्यों के सुझाव पे अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो चलिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और स्थायी अध्यक्ष गजानंद सिन्हा बनते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया जाता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड बैठक होती है, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया जाता है और BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। और तीसरा है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाता है, जो कि 22 जनवरी 1927 को पास किया जाता है। इस आधार पर दो समिति का गठन किया जाता है, एक था प्रक्रिया संबंधी समिति, एक था विषय सम्यक समिति। तो चलिए आप लोग कौन कौन सी समिति है हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका हो जाएगा संघ संविधान समिति। तो पहला हो जाएगा संघ संविधान समिति, दूसरा हो जाएगा संघ विषयक समिति। जैसे ही संघ का नाम आएगा तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे हाँ, तो मैं बोल रहा था जैसे ही संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति होता है, जैसे ही कहीं पर आपको संघ का नाम आएगा, कहीं पे संघ, तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा पंडित नेहरू इनके होंगे। तो याद रखने का तरीका है कि इन दोनों के कौन हो जाएंगे, तो पंडित नेहरू हो जाएंगे। अब चलते हैं याद करने का, तो मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट यहीं से याद होना स्टार्ट होंगे। अब है दूसरा है प्रांत संबंधी समिति। एक यह समिति का गठन किया गया था, इसमें दो है, और दूसरा है प्रांत विषयक समिति। तो इन दोनों का कौन हो जाएंगे, तो देखिए इसमें भी कॉमन आ रहा है प्रांत और नीचे इसमें भी कॉमन आ रहा है प्रांत। तो आप लोग याद रखिएगा कि यदि ऐसा बात होगा तो इनके हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आपके लिए आज का एक क्वेश्चन में आप लोगों को दे रहा हूँ, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो सरदार की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं मूल अधिकार संबंधी समिति और अल्पसंख्यक समिति। तो अब चौथा पांचवा मूल अधिकार समिति और एक हो जाएगा अल्पसंख्यक समिति। तो इनके इन दोनों के भी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सरदार पटेल, इनके अध्यक्ष जाएंगे सरदार पटेल। चलिए अब एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मूल अधिकार है तो इसमें एक और उप समिति बनेगा, एक है मौलिक अधिकार उप समिति। तो मैं यहीं से लिख रहा हूं, मैं एरो देकर लिखूंगा क्योंकि शायद इंक खत्म हो गई इसकी, तो अभी सब कुछ खत्म होना था। तो इसमें है, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं
मूल अधिकार उपसमिति और अल्पसंख्यक उपसमिति। तो ये दो चीज हो जाएंगे। तो इसके कौन हो जाएंगे? तो मूल अधिकार के उपसमिति कौन हो जाएंगे? आचार्य जेबी कृपलानी हो जाएंगे। और अल्पसंख्यक कौन हो जाएंगे? तो एस.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कुमार मतलब समझिए मत नहीं, कुंवर, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो ये हो गए। तो आप लोग इस चीज़ को फटाफट नोट कर लीजिए। तो मैंने बताया कि संघ संविधान समिति पंडित नेहरू, संघ विषयक समिति पंडित नेहरू, दोनों में संघ कॉमन है इसलिए पंडित नेहरू होगा। जहाँ पर प्रांत कॉमन आ जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाए। मूल अधिकार अल्पसंख्यक की बात आ जाए तो सरदार पटेल हो जाएंगे। मूल अधिकार उप समिति तो जनरली आपसे एग्जाम में ये पूछता है, आप लोग इसको स्टार मार्क लगा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिख जाएगा। और अल्पसंख्यक उप समिति ये है इम्पोर्टेंट, ये कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। तब तक आप लोग फटाफट इसको नोट कीजिए। तो अब चलते हैं झंडा समिति, कि मैं ये लिख देता हूं, झंडा समिति। झंडा समिति कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद होते हैं। झंडा उप समिति के ये होगा 8, ये होगा 9। और झंडा उप समिति के कौन बनते हैं? अध्यक्ष। झंडा उप समिति के कौन बनते हैं? तो आचार्य जेबी कृपलानी। नेक्स्ट हो जाएंगे प्रक्रिया एवं नियमन समिति, प्रक्रिया एवं नियमन समिति। इनके कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए याद रखिए अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो वहाँ से याद करने में, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर एग्जाम में आपको दिख जाएगा। तो चलिए ये हो गया पार्ट खत्म। अब चलते हैं प्रारूप समिति को, प्रारूप समिति को पढ़ेंगे कि प्रारूप समिति में क्या है क्या नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब प्रारूप समिति स्टार्ट करेंगे। तो चलिए से मैं मिटा देता हूं। तो प्रारूप समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से और इससे अक्सर सवाल बनते हैं, काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं। यदि इधर से यदि समझा जाए तो कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाएगी, तो अधिक चांस है कि प्रारूप समिति से ही अधिक क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा बनते आएंगे। और ये ऐसा टॉपिक है हमेशा बनेंगे इससे क्वेश्चन। जैसे कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं हमारे पॉलिटी में और कहीं से बने ना बने, इधर से बने ना बने, लेकिन इससे एक मतलब कि 99% चांस आती है कि इस प्रारूप समिति से क्वेश्चन बनेंगे ही। तो चलिए हम लोग देखते हैं, प्रारूप समिति को देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रारूप समिति क्या है ये सब। तो प्रारूप समिति को हम लोग पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताना चाहता हूँ। जो पहली बार जब भारत का विभाजन नहीं होता है तो वो बंगाल से सदस्य बन के आते हैं, लेकिन भारत के विभाजन होने के बाद बंगाल पाकिस्तान में पड़ जाता है, मतलब वो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में पड़ जाता है। तो अब लेकिन उनको आना था क्योंकि वो विधि निर्माता है, जिन्हें संविधान का वास्तुकार भी कहते हैं, तो उनको संविधान सभा में लाना तो था ही, क्योंकि उनसे बड़े विद्वान आदमी कोई नहीं थे जो संविधान के प्रारूप को तैयार कर सकते थे। तो उनको लाना तो अंततः उन्हें पूना से एक मंत्री पद को त्यागपत्र दिलवाया जाता है और मंत्री का नाम है, याद नहीं आता, जैसे याद आएगा बता दूंगा आपको, याद आएगा तो मैं बता दूंगा, निश्चित है, अभी याद नहीं आ रही है। तो पूना से उनको चुनकर संविधान सभा में लाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि
डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से होकर संविधान सभा में आते हैं, तो वो हो जाएगा पुणे में। तो प्रथम बार पूछे तो पूर्वी बंगाल, ये होगा आंसर। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रारूप। अब स्टार्ट करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो प्रारूप समिति था कौन, मतलब क्या था? तो यह संविधान के प्रारूप तैयार करता, संविधान निर्माण में प्रारूप समिति का अहम योगदान था। तो प्रारूप समिति हो गए। तो अब स्टार्ट करते हैं जो प्रारूप समिति है। तो पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो प्रारूप समिति जो प्रारूप तैयार करके दिया जाता है, तो पहला प्रारूप किसने तैयार किया? तो पहला प्रारूप, फर्स्ट जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है, वो BN राव के द्वारा तैयार किया जाता है। फर्स्ट प्रारूप आप लोग याद रखिएगा कि जो पहला जो संविधान का जो प्रारूप तैयार करके कौन देता है, तो BN राव देते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमेशा अम्बेडकर जी के बारे में कहा जाता है कि अम्बेडकर साहब ने संविधान का निर्माण किया, तो ऐसा नहीं है। BN राव ने पहला निर्माण किया था। तो ये कब प्रारूप ये कब देते हैं? तो ये देते हैं 24 अगस्त 1947 को ये प्रारूप देते हैं। तो इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें टोटल अनुच्छेद 243 थे। तो आप लोग याद रखिएगा, जो फर्स्ट जो प्रारूप तैयार के जो BN राव के द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसमें टोटल कितने अनुच्छेद थे? तो वो अनुच्छेद 243 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियाँ कितनी थी? तो अनुसूचियों के बारे में, तो अनुसूची कितनी थी? तो 13 थी। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी VVI पॉइंट है। जब BN राव को जब प्रारूप तैयार करके दिया जाता है, तो उसमें कितने 24 अगस्त 1947 को जब दिया जाता है कितने थे? उसमें अनुच्छेद 243 थे और अनुसूची कितने थे? तो 13 थे। अब होता है प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन होता है। तो ये कब होता है गठन? तो ये गठन होता है 29 अगस्त 1947 को होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रारूप समिति का जब गठन होता है, तो इसके अध्यक्ष इनको बनाया जाता है। तो अध्यक्ष इनको बनाया जाता है, तो इनके अध्यक्ष इनको बनाया जाता है, तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर द्वारा इनको अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, खत्म हो गए हैं ये, अम्बेडकर को क्या बनाया जाता है? तो अध्यक्ष बनाया जाता है। और इनमें कुल कितने सदस्य थे? तो 6 मेंबर होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 1 + 7, 1 + 6 करने का मतलब 1 अध्यक्ष और 6 मेंबर होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। तो मैंने बताया कि प्रारूप समिति का जो फर्स्ट ड्राफ्ट कौन तैयार करता है? तो BN राव तैयार करते हैं। तो कब करते हैं? तो 24 अगस्त 1947 को करते हैं। तो उसके बाद प्रारूप समिति का गठन होता है। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष होते हैं और इसमें 6 सदस्य होते हैं। तो इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो इसमें जो सदस्य होते हैं 6 सदस्य में, एक सदस्य N गोपाला स्वामी अयंगर। दूसरा हो जाएंगे कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा हो जाएंगे इसमें तीसरा हो जाएंगे KN मुंशी। चौथा हो जाएंगे N गोपाला स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाए, KN मुंशी हो गए। हाँ, एक हो जाएंगे सैयद अहमद सादुल
और पांचवा हो जाएंगे, पांचवा ये हो गए गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कैन मुंशी, और एक हो गए माधवाचारी, पूरा नाम हो जाएंगे एन माधवाचारी, और एक हो जाएंगे टी कृष्ण स्वामी कृष्णामाचारी। तो एक हो जाएंगे माधवाचारी, और एक हो जाएंगे छठा टी कृष्णामाचारी। ये हो गए 6 सदस्य हो जाते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। 6 सदस्य कौन कौन हो जाएंगे? तो एन गोपाला स्वामी अयंगर हो जाएंगे, दूसरा हो जाएंगे कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएंगे, तीसरा हो जाएंगे कैन मुंशी हो जाएंगे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो जाएंगे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो जाएंगे, पांचवा हो जाएंगे टी माधवाचारी हो जाएंगे, एन माधवाचार्य हो जाएंगे, और छठा जगह टी कृष्णामाचारी हो जाएंगे। जो लास्ट में जो है एन माधवाचारी किनके जगह पे आएंगे? तो ये BL मित्तल के स्थान पे आएंगे। तो ये किसके स्थान पे आएंगे? तो ये BL मित्तल के स्थान पे आ जाएंगे। और जो टी कृष्णामाचारी किनके स्थान पे आएंगे? तो ये DP खेतान के जगह पे आते हैं। DP खेतान, जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है, तब इनके स्थान पर टी कृष्णामाचारी आते हैं। और जो BL मित्तल होते हैं वो स्वास्थ्य के कारण प्रारूप समिति से बाहर हो जाते हैं। तो ये हो गए। तो इसमें से क्वेश्चन जो बनेंगे वो क्या थे? प्रारूप समिति के मुस्लिम सदस्य कौन होंगे? एकमात्र बने होंगे। तो एकमात्र मुस्लिम सदस्य ये हो जाएंगे सादुल्ला, सैयद अहमद सादुल्ला हो जाएंगे। दूसरा कि मात्र एक कांग्रेसी नेता कौन थी? इसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे मात्र एक कांग्रेसी नेता जो होंगे वो कैन मुंशी हो जाएंगे। ये अक्सर क्वेश्चन एकमात्र कांग्रेसी नेता हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है, एकमात्र कांग्रेसी। तो ये 2 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये इन 6 का नाम तो आप लोगों को तो याद रखना ही पड़ेगा। यदि आपसे पूछ दे, एग्जाम में अक्सर बनते हैं कि इनमें से कौन से सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य नहीं हैं। ये अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये 6 नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको तो इसको याद रखना ही पड़ेगा। और दूसरा, प्रारूप समिति का गठन कब होता है? तो 29 अगस्त 1947 को। तो ये आप याद रखिएगा, ये इनके बारे में तो पता ही है। ये जितने पॉइंट हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको, और टोटल कितने सदस्य होते हैं? 1 + 6 मतलब एक अध्यक्ष 6 सदस्य। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं कि अब हम लोग का संविधान का लगभग निर्माण हो चुका है। अब इस पे वाचन होना स्टार्ट होगा। जब तक वाचन नहीं होगा, आप लोग पता है, जब तक वाचन नहीं होगा तब तक कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इसलिए वाचन अनिवार्य था। तो हम लोग वाचन पढ़ेंगे, वाचन में निष्कर्ष निकलेगा कि कौन सा देश के हित में है, लोग बैठकर करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो एक तो संविधान सभा काम कर रही थी एज ए संविधान सभा, और जो संविधान सभा थी एज ए विधायी काम कर रही थी। तो जो संविधान सभा में जो नियम कानून बनता था, जो भी कुछ जो भी एक्ट बनता था, उसे पास कहाँ किया जाता था? तो वो एज ए मतलब कि संविधान सभा एज ए संसद काम करती थी। उनके अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। तो याद रखिएगा, जीवी मावलंकर। तो आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा, जीवी मावलंकर कौन थे? जब संविधान सभा एज ए संसद काम करती थी, तब इस विधायी परिषद का अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। तो आप लोग याद रखिएगा ये पॉइंट, जीवी मावलंकर थे। क्योंकि
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो थे। लेकिन जब संविधान सभा आज संसद विधायी परिषद की तरह विधायिका की तरह कार्य कर रही थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, वाचन कब हुआ। तो पहला वाचन कब होता है, तो पहला वाचन कब होता है, 4 नवंबर से कब होता है, 9 नवंबर के बीच होता है। दूसरा वाचन कब होता है, तो दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक होता है। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसका दूसरा हो जाएगा 15/9/1948 से 17 कीड़ा इतना परेशान कर रखा है। अक्टूबर 1949 तक। और थर्ड वाचन कब होता है, तो थर्ड वाचन कब होता है, तो 14 नवंबर से 14/9/1949 से जब पास होती है 26 नवंबर 1949 तक। तो ये 3 पॉइंट मैंने लिखा। चलिए मैं साफ करके लिख देता हूँ इधर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान का वाचन। तो वाचन का तात्पर्य क्या है, तो उस पर बहस होगी। क्या जो एक्ट बन रहा है वो हमारे देश के लिए सही है, या वो एक्ट क्या इसका दुष्परिणाम निकल सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर वाचन शुरू होता है। तो इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 4 नवंबर से होती है और जो कि 9 नवंबर तक चलती है। फिर इसके बाद क्या कब होता है, फिर उसके बाद होता है 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक चलता है, जो सेकंड वाचन होता है। तो हम लोग अब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रीडिंग कब होता है, रीडिंग वाचन कब होता है, तो पहला वाचन कब होता है, 4 नवंबर 1948 से कब होता है, 4 नवंबर 1948 से, तो यह होता है 9 नवंबर 1948 तक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट रीडिंग, ये हो जाएगा फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड रीडिंग कब होगा, सेकेंड रीडिंग कब होगा, 15 नवंबर 1948 से हो जाएगा, ये चलेगा। फिर 17 अक्टूबर 1948 तक सेकेंड रीडिंग, ये हो जाएगा आपका सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग मतलब द्वितीय वाचन। और थर्ड रीडिंग कब होगा, थर्ड रीडिंग हो जाएगा 14 नवंबर 19 यहाँ पर हो जाएगा 17 अक्टूबर, 15 नवंबर से 49 तक, 14 नवंबर 1949 से ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 तक, जब संविधान की लास्ट रीडिंग होती है। और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया जाता है तब। थर्ड रीडिंग, तो इससे क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनेंगे रीडिंग से संबंधित, तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे लंबा रीडिंग कौन सा था। तो ये आप देख रहे हैं 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होता है और 14 अक्टूबर 1949 तक होता है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रीडिंग है, सबसे लंबा वाचन, सबसे लंबा वाचन हो जाता है। और सबसे छोटा वाचन कौन होगा, तो 4 नवंबर 1948 से
9 नवंबर 1948 काफ़ी दोस्त कम ही दिन में ख़त्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा वाचन, सबसे छोटा वाचन होता है। तो और जब 26 नवंबर 1949 को जब अंतिम वाचन होता है, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया जाता है, संविधान अंगीकृत किया जाता है, तो अंतिम दिन जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो भाषण दिया जाता है, तो उसका शीर्षक आपसे पूछ सकता है, जब अंतिम दिन जब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जब संविधान सभा का वाचन हो रहा था, जब संविधान अंगीकृत किया जा रहा था, तो उस वाचन को किस शीर्षक नाम से पढ़ा गया? तो उस शीर्षक था द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड, आप याद रखिएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट। तो इस जो अंतिम वाचन था, तो उसका शीर्षक क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट। तो उसका शीर्षक यह था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट। और इसी के साथ में बता दूं, इसके साथ ही बता दूं, ये लास्ट पॉइंट है। तो अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है, लेकिन संविधान लागू कब होता है? तो वो होता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, और इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, फिर लागू भाई 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? तो इसके पीछे एक स्टोरी है। तो आपको पता होगा कि 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में, कहीं 1930 कहा जाता है, लेकिन मध्य रात्रि में मतलब 26 जनवरी 1950 के दिन संपूर्ण भारत में मतलब कि स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था, और संपूर्ण देश में झंडा फहराने की अपील की गई थी। इसी उद्देश्य से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इतने दिन का इंतजार करके 26 जनवरी 1950 को, इस दिन का अपने हमारे देश में और हमारे लिए एक खासा स्थान था, तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए। तो मैं यहीं पे एक और चीज़ बता दूं कि जो इस दिन लागू होती है, तो इस दिन 3 चीज़ पास होते हैं। इस दिन 3 चीज़ पास होते हैं। राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है, राष्ट्रगान को अपनाया जाता है, और तीसरा राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो आप लोग ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। तो 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? तो राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है, राष्ट्रगान को अपनाया जाता है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। तो आप लोग फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे छोटा 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, सबसे लंबा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। थर्ड रीडिंग कब होता है? 14 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1949 के दिन लास्ट रीडिंग होता है। रीडिंग का क्या शीर्षक होता है? जो लास्ट शीर्षक किसके द्वारा पढ़ा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा पढ़ा जाता है, और उसका नाम क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड होता है। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया जाता है, और पास कब किया जाता है, मतलब कि लागू कब किया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। उस दिन 3 चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ को लागू किया जाता है, मतलब कि अपनाया जाता है। तो 3 की चीज़ क्या? राष्ट्रीय गीत थे, राष्ट्रीय गान थी, और राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो ये आपका संविधान लगभग ख़त्म है। तो आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिए। अब कुछ और पॉइंट बचे हैं, मैं बस लिखवाता चला जाऊँगा। तो ये हो गए
आपके लगभग आप लोग उधर नोट कीजिए, तब तक मैं इधर बताता चला जाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा वेट करूँगा तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं तो वो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स क्या है। तो संविधान बनने में कितना टाइम लगता है? सबसे पहला, संविधान निर्माण में कितना समय लगता है? समय लगता है तो ये अक्सर पूछ दिए जाते हैं, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो आप लोग पता होगा संविधान निर्माण में हमारे लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगते हैं। और कितने खर्च होते हैं? 63,96,729 रुपया। खर्च कितने हैं? 63,96,729 रुपया। इतने रुपये संविधान निर्माण में खर्च होते हैं। कितने भाषा में है? 2 भाषा में है। कौन कौन सा भाषा है? एक है हिंदी एवं अंग्रेजी। तो हिंदी अंग्रेजी में 2 भाषा में है। तीसरा है, इसका तीसरा क्या है? तो संविधान को किसने लिखा? तो संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो लिखा किसने? प्रेम बिहारी, इसका हो जाएगा पूरा नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये कहाँ के स्टूडेंट होते हैं? तो ये कहाँ के स्टूडेंट होते हैं? तो शांति निकेतन के स्टूडेंट होते हैं। तो इसके बारे में भी बहुत अच्छा रोचक, शांति निकेतन की ये स्टूडेंट रहते हैं। तो इनके बारे में, और कहाँ के हैं? ये तो हमारे बिहार के मधुबनी के हैं। कहाँ के हैं? तो ये हमारे बिहार के मधुबनी जिले के हैं, मधुबनी जिले के हैं। तो संविधान कैसे लिखा? तो हाथ से इन्होंने संविधान को लिखा। तो इनके बारे में अच्छा स्टोरी यदि मैं बताऊंगा तो टाइम काफ़ी कम है और पूरे सिलेबस को आज ही कवर करना है। तो मैं कभी मैं बात चलेगी तो मैं बता दूंगा कि यह कहाँ से। तो इनके बारे में पंडित नेहरू ने कैसे बात हुई, तो पंडित नेहरू को सुझाव किसने दिया कि एक आदमी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उससे जाकर मिलिए, वहाँ से काफ़ी अच्छा वो लिख सकते हैं। तो जब लिखने का कार्य किया गया तो पंडित नेहरू ने पूछा कि चलिए ठीक है आप लिखिएगा, तो इसके बदले आप कितना रुपया लीजिएगा? तो उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी बड़ी कठिनाई से मिलती है और इसके बदले में यदि रुपया लूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँगा। तो फिर पंडित नेहरू, ऐसे तो आप नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे रुपया लीजिए चाहे कुछ आप बोलिए, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। पंडित नेहरू ने बोला। तो इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है कि आप एक काम कीजिए, जो संविधान लिखाएगा इनके प्रत्येक पेज पर मेरा नाम और जो अंतिम पेज होगा हमारे दादाजी का नाम, जो कि रामदास था, वो लिख दीजिएगा। तो पंडित नेहरू ने यह बात मान लिया कि चलिए ठीक है, जो प्रत्येक पेज पर आपका नाम होगा। तो इसमें प्रत्येक पेज मतलब एवरी पेज पे इनका नाम, तो नाम क्या था? एवरी पेज पे नाम क्या था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और अंतिम पेज पे किनका नाम? अंतिम पेज पे दादाजी का नाम। अंतिम पेज पे दादाजी का नाम। तो क्या नाम था? तो रामदास नाम था। तो ये आपसे क्वेश्चन तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान को हाथ से किसने लिखा? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान के प्रत्येक पेज पे किनका नाम है?
तो प्रेम बिहारी नारायण राजदादा। और आपसे पूछ सकता है संविधान के अंतिम पेज पे किनका नाम है, तो उनके दादाजी का नाम रामदास का था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो गए, तो आप लोग लिख सकते हैं। और एक और चीज़ है कि मुहर तो किसका सिंबल था, यदि जो मुहर एडॉप्ट मतलब संविधान, जो संविधान का मुहर में किसका सिंबल था, तो हाथी का सिंबल था। तो आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए, मैं आगे बताता हूँ। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि संविधान निर्माण में टोटल कितने वर्ष लगते हैं, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये आपसे एग्जाम में एसएससी सब में ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बार पूछे हुआ है। तो कितना रुपया खर्च हुआ, 63,96,729 रुपया खर्च हुए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तीसरा है कितने भाषा में है, तो 2 भाषा में है, हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी का जो मतलब होगा, हिंदी में ऐसा होता है कि अंग्रेजी में इसका मतलब कुछ और होता है, हिंदी में कुछ और होता है। लेकिन संविधान में यह कहा गया है कि अंग्रेजी का जो भाव होगा, जो वर्तमान में जो भाव होगा, वही भाव हिंदी में मान्य होगा। तो यह हुआ। तो किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ने लिखा। और प्रत्येक पेज पर किनका नाम है, तो प्रत्येक पेज पर प्रेम बिहारी नारायण राजदादा के नाम है। कहाँ के थे, तो ये मधुबनी के थे। कहाँ के स्टूडेंट थे, तो शांति निकेतन के। अब अंतिम पेज पे दादाजी का नाम है, तो उनका क्या नाम था, तो रामदास था। तो ये सब हो गए, कुछ फैक्ट्स हो गए। तो आप लोग इसको फटाफट लिखिए। तो अब हो गई, ये तो लिख गई, ये तो हो गया संविधान को किसने हाथ से लिखा। अब एक आता है कि आप देखिएगा संविधान के चारों तरफ कलाकृति है, कुछ कुछ फोटो वोटो सब बना हुआ है, मतलब चारों तरफ बना हुआ। तो वो कलाकृति किसके द्वारा किया गया, तो वो भी एक शांति निकेतन के विद्यार्थी थे, जिनका नाम था नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। तो अब आते हैं कलाकृति पे। कलाकृति, तो इस पे जो कलाकृति फोटो तो बना हुआ है संविधान को सुंदर बनाने के लिए, तो कलाकृति इनके द्वारा किया गया, तो वो थे नंदलाल बोस एवं राम मनोहर सिन्हा। इन दोनों के द्वारा संविधान पे फोटो वोटो बनाया जाता है, कलाकृति, जिससे संविधान हमारा दिखने में सुंदर लगे। तो ये उनके दादा। तो कहाँ के स्टूडेंट्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी शांति निकेतन के स्टूडेंट है। तो और इसमें कितने पेज है, तो पेज कितने हैं, 273 पेज है। पेज कितने हैं, तो आप याद रखिए कि 273 पेज है। और कहाँ रखा गया है, तो अभी कहाँ है वर्तमान संविधान, तो सेंट्रल हॉल या सेंट्रल लाइब्रेरी में संविधान रखा हुआ है। तो आप लोग, ये रहा अंतिम पॉइंट। तो हम आज हमारा फर्स्ट यूनिट ख़त्म होता है। तो लगभग सारे टॉपिक कवर हो ही गए हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग पढ़िए अच्छे से और बताइए कि आज का क्लास कैसा रहा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज का क्लास कैसा रहा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम लोग अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो लगभग ख़त्म हो गई है, काफ़ी लंबा क्लास चला है। लगभग मुझे लग रहा है लगभग 10-11 वीडियो लग गई होंगी ये भारत का संवैधानिक विकास बस पढ़ाने में। तो आप देख सकते हैं कि जो टीचर इस चीज़ को 1 से 2 क्लास से 3 क्लास में ख़त्म करते थे, वही मुझे लगा कितने दिन 10 से 11 क्लास में, वो भी काफ़ी डीपली पढ़ाऊँगा। और आप लोग को जाके MCQ कीजिए और देखिए कितने क्वेश्चन लगते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ 99% क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जो होंगे वो बनेंगे। बाकी वो तो मैं छोड़ दूंगा कि बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इसे रिलेट कर दे, वो तो मैं नहीं कह सकता। जैसे किसी का जन्म के बारे में पूछ दे, कैन मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, तो वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। वो जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो संभवतः नहीं बने, लेकिन जो मेन बुक से रिलेटेड है वो क्वेश्चन 99% हमारे क्लास से ही होंगे। तो MCQ कीजिए, अच्छे से कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पंचायत पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो
आपको कैसा लगा या हमें कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं। आज काफ़ी दिक्कत हो रही है, बारिश हुई थी, इस कारण काफ़ी कीड़े उड़ रहे हैं, काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बार बार आँख में कीड़े चले जा रहे थे, कपड़े के अंदर चले जा रहे थे, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसे घबराना नहीं है, हमें तो ज़मीन थोड़ी खोदना है, हमें तो आसमान फाड़ना है, और बस आपका साथ रहा तो आसमान भी हम लोग मिलकर फाड़ेंगे। और याद रखिएगा, पड़ोसी को मौका नहीं देना है कि पूछने के लिए कि बेटा क्या कर रहे हो। इन सब बातों पर चलिए अब क्लास ख़त्म करते हैं। मैं फिर से कहूँगा, यदि आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब सारे जितना मैंने बताया सारे का नाम एग्ज़ाम पंचायत है। एग्ज़ाम पंचायत आपको जहाँ दिखे समझ जाइए कि यह मेरा ही क्लास है। तो चलिए आज क्लास काफ़ी लंबा हुआ, चलिए ख़त्म करते इतना ही पे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।